कौन है मुख्तार अंसारी? हो सकता है वो उन्होंने डॉनगिरी की होगी, उन्होंने बहुत यातनाएं दी होंगी, बहुत सारा किया, लेकिन सज़ा देने का हक किसको? कानून को है ना। उन्हें फांसी हो जाए कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन अदालत लिखती। अतीक अहमद को फांसी हो जाती, बिल्कुल सही था, होनी चाहिए थी उनके अगर कर्म होते, लेकिन अदालत लिखती। कोई आके कैमरे के सामने लाइव में उनको गोलियां मार देता है और ये सरकार, निकम्मी सरकार, नालायक सरकार उन्हें बचा भी नहीं पाती कि अपमान करो शहीदों का, मैं तुम्हें टिकट दूंगा। अपमान, लूट लो इज्जत बेटियों की, मैं तुम्हें टिकट दूंगा। मार दो बहनों को बुलडोजर से, मैं तुम्हें टिकट दूंगा। नंगा घुमा दो बेटियों को, मैं तुम्हारी सरकार बचाए रखूंगा। कुचल दो थार से किसानों को, मैं तुम्हारी टिकट बचाए रखूंगा। ये बीजेपी का चेहरा है और इसी चेहरे को उतार फेंकेगी इस बार जनता, क्योंकि जनता लड़ रही है चुनाव, जनता लड़ रही है। जनता को जब आती ना कि ये जनता है, सिंहासन भी दे सकती है और सिर भी उतार सकती है। मैंने एक तो मोदी की डिग्री देखी है, वो पता नहीं कैसी वाली थी, लेकिन उस डिग्री में नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दशरथ नहीं देखा था। मैंने दशरथ नहीं लिखा देखा, दशरथ नहीं लिखा देखा तो मैं उन्हें राम नहीं मानता। रही नड्डा जैसे लोगों की बात, जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा जो इनके अध्यक्ष है, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि मोदी नरों के देवता ही नहीं है, वो नारायण के भी देवता हैं, भगवान के भी भगवान हैं। अगर यही बात कोई हिंदू कह देता या कांग्रेस का नेता कह देता या मुसलमान कह देता अपने किसी नेता के लिए, तो ये बीजेपी वाले थाली और ताली बजाने वाले लोग उसके घर पे आगे आके लुटिया लोट कर देते। लेकिन जगत प्रकाश नड्डा, क्योंकि उसको अपनी कुर्सी बचाए रखनी है, उसे अपनी कुर्सी बनाए रखना है कि मैं ऐसे ही अध्यक्ष बना रहूं, लल्लू पंजू अध्यक्ष बना रहूं, बिना चुनाव के अध्यक्ष बना रहूं, इसलिए उसे भगवान का भगवान कहता रहूं। अरे तुम लालची होगे, तुम गिरे हुए होगे, तुम गिरगिट होगे। देश की जनता ना डरपोक है, ना कायर है, ना गिरगिट है, बदला लेगी इस 24 में। वहीं राम राज्य से शुरुआत होगी, उसी अयोध्या राम, उसी सरजू के जल से शुरुआत होगी और बीजेपी का पतन वहीं से होगा। जो दिव्यांग मंदिर बना के इन्होंने राम जी की स्थापना करके हिंदू धर्म का अपमान किया है। चारों शंकराचार्य ने कहा है कि इस दिव्यांग मंदिर में जो राम की प्रतिष्ठा की है, बीजेपी ने जो है भगवान राम को भी टिकट दे दिया। अरुण गोविल भी मैदान में है। अब तो इंडिया गठबंधन कहीं टिकेगा नहीं, कहेंगे एक बाण राम जी निकालेंगे सब भस्म हो जाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ। एक कंगना रनावत इतनी बड़ी फिल्म स्टार वो भी मैदान में है, कहाँ ऐसे लोग टिकेंगे? बहुत बढ़िया बात कह रहे हो। एक नकली राम, एक नकली राम, देखिए दशरथ नंदन और राम नंद नंदन में, रियल राम और रील राम में, एक फिल्मकार राम में और एक असली राम में, यही अंतर है कि बीजेपी का ये असली चेहरा है कि नकली के सहारे मुखौटा लगा के जीतना चाहती, भरमाना चाहती है। ये बीजेपी का असली चेहरा है, ये चरित्र है। ये सबसे पहले राम को लाने से पहले रावण को भी ला चुके हैं, आपको पता है ना? पता है आपको? अरविंद त्रिवेदी, रावण पहले सदन में आया है, सीता उसके बाद आई है और राम को तो 20 साल इंतजार करना पड़ा। यही है बीजेपी का काल कि राम बाद में, रावण पहले। अरविंद त्रिवेदी को ये पहले जिता चुके हैं, दीपिका चिखलिया को जिता चुके हैं और अब इस स्थिति में एक नकली राम मुखौटा। दुनिया जानती है कि राम क्या है, कोई राम हो नहीं सकता। राम का किरदार कोई हो सकता है, राम का रोल कोई कर सकता है। ऐसे तो इस देश में मुझे लगता है कि 5-6 लाख राम होंगे। हर गली मोहल्ले में रामलीला होती है, कोई ना कोई राम बनता है और अरुण गोविल से ज्यादा अच्छे कलाकार हैं। तो बीजेपी सबको टिकट क्यों नहीं देती? मैं कहता हूं सारे राम को बीजेपी ने टिकट क्यों नहीं दिया? उन राम ने क्या गलती की थी जिन्हें टिकट बीजेपी ने नहीं दिया? वो राम इनका विरोध कर रहे हैं। वो सारे गली मोहल्ले में राम जो बने वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। वो कह रहे अरुण गोविल से बड़ा कलाकार था, मुझे टिकट मिलनी चाहिए थी। और रही कंगना रनौत की बात, जिसने शहीदों की शहादत को अपमानित किया है, जिसने भगत सिंह की फांसी को लज्जित किया है, जिसने लाला लाजपत राय के लहू को अपमानित किया है, वो कहती है कि 2014 में आजादी मिली है। 2014 में आजादी मिली, जिसने मेरे शहीदों को, शहीद आजम को, फांसी के फंदे चूमने वाले लोगों को अपमानित किया, बीजेपी ने उसे अपना पोस्टर गर्ल बना दिया। ये बीजेपी का चरित्र है कि अपमान करो शहीदों का, मैं तुम्हें टिकट दूंगा। अपमान, लूट लो इज्जत बेटियों की, मैं तुम्हें टिकट दूंगा। मार दो बहनों को बुलडोजर से, मैं तुम्हें टिकट दूंगा। नंगा घुमा दो बेटियों को, मैं तुम्हारी सरकार बचाए रखूंगा। कुचल दो थार से किसानों को, मैं तुम्हारी टिकट बचाए रखूंगा। ये बीजेपी का चेहरा है और इसी चेहरे को उतार फेंकेगी इस बार जनता, क्योंकि जनता लड़ रही है चुनाव, जनता लड़ रही है। जनता को जब आती ना कि ये जनता है, सिंहासन भी दे सकती है और सिर भी उतार सकती है, ये सिर उतार लेगी। और मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे देश के 24 के बाद जो सीधे तिहाड़ जाएंगे, गुजरात नहीं जाने देंगे। कह रहे थे ना झोला उठा के हम चले जाएंगे, झोले की जांच होगी। ये
पेड़ और रेड वाली पार्टी है, ये बाजू मरोड़ चंदा निचोड़ पार्टी है, ये लोगों को लूटने बरगलाने झूठ बोलने वाली पार्टी है। ये सेल बेल गेल जो बेचकर पैसा कमाया और किसको लुटाया उसकी जांच होगी। मोदी जी झोला तो उठा लोगे, लेकिन भारत के लोग बिना झोला के जांच के आपको जाने नहीं देंगे। और जब झोले की जांच होगी तो आपकी जगह तिहाड़ होगी। तैयारी कर लो, बैरक सज रहा है मोदी नाम से। इंडिया गठबंधन के पास तो कोई चेहरा भी नहीं है कि किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। चेहरा जनता है। मैंने कहा ना आपको, प्रधानमंत्री कोई भी बनेगा, लेकिन मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे। आपके जय भारत चैनल पे मैं इस बात को कह रहा हूं, 4 जून को मेरी ये बाइट काट के चलाना कि 2 गुजराती पंजा और सिकंजा 4 जून को 2 जून की रोटी तलाशते नजर आएंगे कि अब हम क्या करें, क्या करें। ये काम विहीन हो जाएंगे, ये अवसर विहीन हो जाएंगे, ये कुर्सी विहीन हो जाएंगे, ये पद विहीन हो जाएंगे। और जिस पार्टी पे इनकी तानाशाही चल रही ना, वो पार्टी ही इन्हें बता देगी कि इनकी असली जगह क्या है। इन्होंने शिवराज के साथ बुरा किया, वसुंधरा राजे के साथ बुरा किया, नितिन गडकरी के साथ बुरा किया, राजनाथ सिंह के साथ बुरा किया। जिन जिन लोगों की मोदी जी आपने कुर्सी छीनी है, ये आपका सिंहासन नहीं आने देंगे, इस बात को लिख लीजिएगा। मोदी जी तो लोगों को मौका दे रहे हैं, नए लोगों को भी मौका दे रहे हैं। बीजेपी के कहती मैं परिवारवादी पार्टी नहीं हूँ, मैं सबको मौका देती हूँ। देखिए वहाँ जो है एमपी में जो है नए मुख्यमंत्री को लाए। मैं कह रहा हूँ ना, मोदी जी मौका दो, आज घोषणा कर दो कि नया प्रधानमंत्री भी देश को मिलेगा, दो ना मौका, नया गृह मंत्री भी देश को मिलेगा, दो ना मौका। क्यों नहीं मौका देते? मेरी कुर्सी बची रहे और बली होगा तू, ये है गुजरातीकरण। मेरा जेब भरी रहे और कंगाल होगा तू, ये है गुजरातीकरण। मेरी बेटियों की इज्जत बची रहेगी और नीलाम होंगी तेरी बेटियां, ये है गुजरातीकरण। और मेरे किसान बचे रहेंगे और थार चढ़ेगी तेरे किसान पे, ये है गुजरातीकरण। ये मोदी की नीति है कि मेरे वाले बचे रहे, मेरे वाले बचे रहे, मेरे गुजराती भाई बहन बचे रहे। लुटता पिटता किसान कहाँ का है? एक भी गुजराती मारा गया क्या? कितने लोग शहीद हुए? अब तो लोग ये भी कहने लगे कि अभी जो है आप लोग चाय पी रहे थे, अब योगी जी का बना हुआ गोरखपुर का काढ़ा भी पीना पड़ेगा। अभी तो आप लोग चाय पी रहे थे, अब जो है मोदी के बाद योगी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। डायरेक्ट जिस तरह से माफियाओं का सफाया कर रहे हैं, कोई भी प्रदेश में माफिया नहीं है। उत्तर प्रदेश में सारे माफिया या तो देश छोड़कर भाग गए हैं, प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, या तो जेल के अंदर है, या तो उन्होंने माफियागिरी छोड़ दी है, या मिट्टी में मिला दिए गए हैं। ये भी कह दो ना, मिट्टी में मिला दिए गए हैं। ये पहला प्रदेश है योगी राज का कि हथकड़ी में लाइव मर्डर देखा है देश ने और दुनिया ने। ये इतनी कमजोर, इतनी कायर सरकार थी कि हथकड़ी में बंधे हुए लोगों का लाइव मर्डर पूरे दुनिया ने देख लिया और योगी बुलडोजर लिए बैठे रहे, किसी की जान नहीं बचाई। ये इतनी कायर और निकम्मी सरकार है कि इन्होंने देखा कि आज ही मुख्तार अंसारी के मर्डर की कहानी आपके सुर्खियां बनी हुई हैं। आज आप देख लिए कि क्या जहर पिलाने की उनकी बात थी। आज उनके भाई ने कहा है, बयान दिया है कि प्रदेश कहीं भी पोस्टमार्टम हो जाए, प्रदेश तो उत्तर प्रदेश ही रहेगा और कलम तो वही लिखेगी जो प्रशासन बोलेगा। जब प्रशासन से बात उठ जाए, और आप देख लीजिए यही योगी राज है कि कानपुर में माँ बेटी जिंदा जला दी गई बुलडोजर से। यही योगी राज है कि भट्टे की बेटियां, मजदूर मेरी बहनें लल्लाएं फांसी का फंदा चूम लेती। यही योगी राज तो है कि टेनी का बेटा थार लेकर चला जाता और किसानों को कुचलता हुआ निकल जाता है, और टेनी गुर्रा के कहता है एक रिपोर्टर की गिरबान पकड़ के, अबे तू सवाल पूछेगा? ये आप सब पर भी सवाल। आपको जो लोग ये कहेंगे कि माफिया जो है मुख्तार अंसारी, उस पर भी तो कई हत्या का जो है केस लगा था, वो भी किसी मामले में जेल में था। अतीक अहमद भी किसी मामले, आपको उससे इतनी हमदर्दी क्यों? नहीं, मुझे हमदर्दी नहीं है, मुझे कानून के विकलांग हो जाने से हमदर्दी है। एक पंडित की जीप पलट जाती है, गाड़ी पलट जाती है, एक मुसलमानों का, 2 मुसलमानों का हथकड़ी में हत्या हो जाती है, ठीक है, एक ब्राह्मण माँ बहन को बुलडोजर की आग में उनके घर में ही दफन कर दिया जाता है, एक दलित 2 बहनों को फांसी लगवा दी जाती है अपनी इज्जत बचाने के लिए। सुरक्षित कौन है? कौन सुरक्षित है? जिसका मुख्यमंत्री सिर्फ वही जाति सुरक्षित रहेगी क्या? चल क्या रहा है? चल क्या रहा है साहब? कौन सुरक्षित है? चल क्या रहा है? सुरक्षित है जिसका जो माफिया है सबको जेल भेज रहे हैं। कौन गया? कौन गया? कौन नहीं? आप बता दो कौन ठाकुर गया है जेल में? धनंजय सिंह जेल गए हैं। अच्छा, इसलिए कि वो बगावत कर रहे थे, इसलिए बीजेपी से बागी हो रहे थे, इसलिए। और उनको जेल भेज के भी क्या बीजेपी वहां चुनाव जीत लेगी?
बीजेपी वहाँ चुनाव जीत लेगी क्या? ये तो शुरुआत है साहब, ये तो शुरुआत है। अभी देखते जाइए, यहीं बीजेपी, जहाँ से बीजेपी के कमल बढ़ा था, यहीं से बीजेपी का कमल सिमट जाएगा। मोदी जी कह के आए थे ना, मैं आया हूँ ना मैं बुलाया गया हूँ, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। गंगा साफ हो गई क्या? इनकी एक नेता थी उमा भारती, जानते होंगे आप, उमा भारती जल मंत्री थी। उन्होंने कहा था अगर गंगा साफ नहीं हुई तो मैं डूब के मर जाऊंगी गंगा में। जाओ ढूंढो, माइक लेके पहुंचो, कैमरा लेके पहुंचो, उमा भारती को लाओ और बोलो इस गंगा में डूब मरो तुम, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, गंगा आज भी उतनी मैली है। यही मोदी है ना कहते थे 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? यही मोदी है ना कहते थे कि 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, कहाँ स्मार्ट सिटी? आप पूरा देश देखते हो भैया, एक ही बात, पूरा देश देखते हो। सांसदों ने बड़े शौक से गांव गोद लिए थे, कई गांव की खबर आपने चलाई है ना? कोई सांसद जैसा गांव देखा क्या आपने? देखा हो तो मुझे भी उसका नाम बता दो ताकि मैं प्रचारित करूं, हाँ एक सांसद ने बड़ा अच्छा काम किया। देखा क्या आपने? मतलब कि मोदी जी की कोई नीति आपको समझ में मैं एक लाइन पूछा मैंने, आप तो बड़े पत्रकार हो, आपका चैनल 1 मिलियन से ज्यादा लोग देखते हैं, आप मुझे एक गाँव बता दो जहाँ सांसद ने अच्छा बना दिया, एक गाँव बता दो। मोदी जी के आप तो गए होंगे। नहीं मेरे को बता दो, मैंने आपको बताया, आप तो बड़ा विस्तार है, देखो हिचक रहे हो, आपने नहीं देखा। आप एक स्मार्ट सिटी बता दो जो आपको दूरबीन से भी दिखी हो कि स्मार्ट सिटी बनी है, एक स्मार्ट सिटी बता। अयोध्या आपको कैसा स्मार्ट सिटी है? अयोध्या आपको नहीं कैसा लगता है? नहीं, अयोध्या की बात 100 स्मार्ट सिटी में एक स्मार्ट सिटी मुझे बता दो। मुझे बरगलाओ मत, मैं हल्का आदमी नहीं हूं कि मैं आपकी बातों में बरक जाऊंगा। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। ये पत्रकार है साहब, इन्हें एक सांसद का गांव ऐसा नहीं मिला कि जिसे ये कह दे कि आदर्श गांव बन गया। ये सांसद है, ये पत्रकार है साहब, इन्हें एक ऐसी स्मार्ट सिटी नहीं मिली जो कह दे। ये पत्रकार है साहब, इन्हें एक ऐसा अस्पताल नहीं मिला पूरे यूपी और पूरे भारत में जहाँ जाते हैं जिसे सांसद से कह दें कि ये बहुत अच्छा अस्पताल है। कांग्रेस सरकार में बीजेपी कहती क्या ऐसी सड़कें थी आपने देखी? हमने एम्स दिया है, हमने इसरो दिया है, हमने भेल दिया है, हमने सेल दिया, हमने भाखड़ा नंगल बांध दिया है। भारत को मंदिर बना के नेहरू जी ने पूजा है, एक मंदिर बना के नेहरू जी नहीं चले गए, पूरे भारत को, संपूर्ण भारत को। लोकतंत्र की बात करते हैं, जब इंदिरा सरकार में जब इमरजेंसी लगी तो उसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए एक कदम था वो, और उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो गई हैं, बहुत सारी बातें की गई हैं अलग अलग तरह से, लेकिन असली इमरजेंसी तो आज लगी है। आज असली लोकतंत्र वर्सेज एक तंत्र का चुनाव है। लोकतंत्र एक तरफ जहां राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं कि सबको न्याय मिले, और एक तंत्र जिसका मोदी जुमलेबाज नेतृत्व कर रहे हैं कि सबकी नौकरी छीन ली जाए, सबकी इज्जत छीन ली जाए, सबका धन छीन ली जाए, सबका बाजू मरोड़ ली जाए। लोकतंत्र वर्सेज एक तंत्र। लोकतंत्र में जहां राहुल जी पैदल पैदल वन वन भटक के जन जन को जोड़ रहे हैं, वहीं मोदी जी फोटो जीवी बने और फ्रेम जीवी बने, उड़न छुए देश और दुनिया घूम रहे हैं। जमीन का पता चल जाएगा। बहुत शान से कह के अमेरिका में आए थे ना, अब की बार ट्रम्प सरकार, अब की बार अखिलेश यादव जो है, मुख्तार अंसारी की जब मौत होती है जेल में जो है, तो उसको लेकर के वो तमाम आरोप लगाते हैं। तो आपने अभी अगर वो पढ़ा हो तो कहते हैं जेल में अगर हत्या हो जा रही है, हथकड़ी में हत्या हो जा रही, जेल के अंदर हो जा रही, बाहर हो जा रही, ले जाते समय हो जा रही, अस्पताल ले जाते समय, इस तरह इसको किस रूप में आप देखते हैं? जाहिर तौर पर ये योगी सरकार और बीजेपी की सरकार की नाकामी है। डबल इंजन का डबल फेलियर है कि अगर कोई मुजरिम, कोई आरोपी जेल के अंदर है तो ये सरकार का फर्ज बनता है, सरकार का कर्तव्य है कि वो सुरक्षित रहे, चाहे वो अस्पताल में हो। अब देखिए ना कितनी बड़ी बात है कि जेल के अंदर जहर दिया जा रहा है, कितनी बड़ी बात है। दुनिया में क्या थू थू हो रही होगी कि हथकड़ी में आए हुए लोगों को लाइव मर्डर किया जा रहा है। कितनी बड़ी बात है कि आप गिरफ्तार करके किसी को ला रहे हैं मध्य प्रदेश से और गाड़ी पलट जाती, उसका एनकाउंटर कर देते। कितनी बड़ी बात है कि आप किसी भी आदमी को सुरक्षित नहीं बचा पा रहे। मतलब कानून, संविधान, न्यायालय सबसे ऊपर हो गए हो कि जिस पे चाहोगे उसको जहर दे दोगे, जिसको चाहोगे लाइव मर्डर करा दोगे, जिसको चाहोगे उसको गोली मार दोगे, जिसको चाहोगे बुलडोजर से उसका घर जला दोगे। कोई बोलेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं। आप कहते नहीं योगी जी 80% 20%, 80 वर्सेस 20%, तो ये 20% के लोगों को सबको मार दोगे आप? किसी को हथकड़ी में बंद करके मार दोगे, किसी को जहर दे के मारवा दोगे, किसी को पलट के मरवा दोगे। 80% 20 ये नागरिक नहीं है क्या? आज मुसलमान देश का नागरिक नहीं है क्या? ये सवाल पूछता है। ये संविधान, बाबा साहब के संविधान ने हक नहीं दिया क्या मुसलमानों को कि देश में सुरक्षित रहे, सही रहे और अपनी जीविका जी सके, अपनी जान बचा सके? कौन है मुख्तार अंसारी? हो सकता है वो, उन्होंने डॉनगिरी की होगी, उन्होंने बहुत यातनाएं दी होंगी, बहुत सारा किया, लेकिन सजा देने का हक किसको? कानून को है ना। उन्हें फांसी हो जाए कोई फर्क नहीं था, लेकिन अदालत लिखती।
अतीक अहमद को फांसी हो जाती, बिल्कुल सही था, होनी चाहिए थी उनके अगर कर्म होते, लेकिन अदालत लिखती कोई आके कैमरे के सामने लाइव में उनको गोलियां मार देता है और ये सरकार, निकम्मी सरकार, नालायक सरकार उन्हें बचा भी नहीं पाती। किस पर सवाल है, किस पर सवाल? आप उन्हें प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हो, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, उनसे यूपी नहीं संभल रहा साहब। अगली बार मुझे लग रहा है 24 के बाद वो मुख्यमंत्री लायक भी नहीं रहेंगे, ये हालात हो जाएगी। और रही बात ये कि बीजेपी की विदाई का समय हो गया। अटल से बड़े चमत्कारी नेता मोदी नहीं है। जब देश ने 10 साल अटल को बर्दाश्त नहीं किया तो ये लूटने वाले इन चंदा चोरों को कौन बर्दाश्त करेगा? इन्होंने राम जी के गुल्लक से चोरी की, इन्होंने किसानों के गुल्लक से चोरी की, इन्होंने व्यापारियों के गुल्लक से चोरी कर ली, इन्होंने जवानों के गुल्लक से। योगी जी के बारे में कहा जाता है कि अपराधी जो है थर थर कांप रहे हैं। मैंने देखा है, मैंने देखा योगी जी को, मैंने उन्हें सदन में देश के सबसे बड़े मंदिर में थर थर रोते हुए देखा है, मुझे बचा लो। आज तक शायद ही कोई सांसद ऐसे रोया हो जैसा योगी रोए थे कि मुझे बचा लो। उतना फूट फूट के कोई नहीं रोया, एक जैसे 5-10 साल का बच्चा है कि किसी ने चटकनियाँ रखा उसे मार मार के और संसद में रो रहे हैं मुझे बचा लो। मैंने उनका वो चरित्र और वो चेहरा भी देखा है। सत्ता सबकी सब दिन गुलाम नहीं रहती, ये सूरज बदलता है, कितनी भी गहरी अंधेरी रात होती है सूरज निकलता ही। योगी जी, मोदी जी, आज आप पद पे हो, कल पद पे नहीं रहोगे। ये याद करो कि जब दूसरा कोई पद पे आएगा तो आपकी हालात क्या होगी। आप चेतावनी दे रहे हैं? चेतावनी नहीं, सत्य बता रहा हूं मैं। आज आप जिस तरह से हथकड़ियों में लोगों को मरवा रहे हो और आप शांत हो, आप जिस तरह से जेल में आपके जहर दिया जा रहा, आरोप लग रहा और आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप जिस तरह से एक ब्राह्मण की जीप पलट जाती, कार पलट जाती, उसका इनकाउंटर करा देते हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। आप जिस तरह बहनें हमारी इज्जत के लिए फांसी पर लटक जा रही है, आप देखते रह जा रहे हो, फिर उनका बाप भी मर जाता। ब्रिजभूषण जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से आपका एमएलए पास्को में है, नाबालिग लड़कियों की इज्जत लूटता है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, करोगे क्या? फिर आप मुख्यमंत्री किस लिए हो? ये चेतावनी नहीं, ये हकीकत है कि आखिरी समय चल रहा है इन दोनों का। न वो मुख्यमंत्री रहेंगे न ये प्रधानमंत्री रहेंगे। मतलब किसको लाएंगे फिर आप लोग? जाहिर तौर पर जनता लाती है, हम तो लाने वाले नहीं हैं। जनता जिसको आपके मन में क्या है? मेरे मन में वो है जो न्याय और धर्म को समझता हो, संविधान की ताकत को समझता हो और बाबा साहब के लिखे हुए उन वचनों को याद करता हो। आज संविधान ही मिटाने के कगार पर आ गया। आज बीजेपी के नेता चौड़े होकर कह रहे 400 पार लाओ, हम संविधान बदल देंगे। बाबा साहब की कलम से छलका हुआ संविधान आज संकट में, अगर बीजेपी जीत जाती है। बाबा साहब के संविधान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। बाबा साहब के प्यारों को, बाबा साहब को प्यार करने वालों को, बाबा साहब के चरणों में फूल चढ़ाने वालों, सभी सावधान हो जाओ। आपका दिया हुआ एक एक वोट बाबा साहब के संविधान का एक एक अक्षर मिटा देगा। सावधान हो जाओ। बीजेपी से इतना डर रहे हैं? नहीं, डर नहीं रहे, सावधान कर रहे हैं लोगों को। ये लोकतंत्र की लड़ाई भैया, किसी से कोई डर क्या है? लोकतंत्र है भाई, हम शहीद भगत सिंह के बच्चे हैं, क्या होगा यार, मार दोगे ना। मैं तो कहता हूँ बड़े शान से कि टुकड़े चाहे 36 कर दो, टुकड़ा टुकड़ा बोलेगा। हम डरने वाले लोग हैं क्या? हम इंदिरा के बच्चे हैं जिन्होंने बलिदान दिया, हम राजीव गांधी के सिपाही हैं जिन्होंने देश के लिए प्राण आहूत कर दिया, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं जो कहते हैं डरना मना है, हम राहुल गांधी की न्याय यात्रा के लोग, हम कैसे डरेंगे? हम कोई किसी से क्यों डरेंगे भैया? जिंदगी और मौत दोनों भगवान के हाथ में है, योगी और मोदी के हाथ में नहीं है। ये भ्रम पाल रखा है इन्होंने, ये भ्रम बनाया कि हम ही यमराज है, हम ही देवता है, हम ही मार देंगे, हम ही कुचल देंगे। ये सिर्फ भ्रम है और भ्रम के इस जाल से देश उकता चुका है। चलिए, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि 24 देश के लिए एक ऐसा चुनाव है जहां आपकी बेटियों की इज्जत सुरक्षित होगी। ये एक ऐसी लड़ाई है जहां आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी। ये एक ऐसी लड़ाई है जहां बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये ऐसी लड़ाई है जहां किसानों को न्यूनतम मूल्य मिलेगा। ये ऐसी लड़ाई है जहां किसानों के हक को न्याय मिलेगा। ये ऐसी लड़ाई है कि आपको रोजगार, शिक्षा, मुक्ति, न्याय और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होगी। और बहनों के लिए तो सबसे कमाल की सरकार राहुल जी लेकर आएंगे कि आधी आबादी पूरा हक। तो बहनों अपने हक के लिए, जवानों अपनी नौकरी के लिए, किसानों अपने न्यूनतम मूल्य के लिए और मेरे बेरोजगार भाइयों अपने रोजगार के लिए देख लीजिए पंजे का निशान, इंडिया का गठबंधन। जहां भी हो इंडिया का गठबंधन, मारो ठप्पा तान के, मारो ठप्पा तान के। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे। आप इनको लगातार जो है सोशल मीडिया पर देखते होंगे, बहुत चर्चित चेहरा है संदीप भैया जी। फिलहाल आप बताइए, इन्होंने जो बातें कही, आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।